हाँ जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के अंदर सौम्या साहू, आई थिंक आई स्टार्टेड केडीई एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक बार बताइए पहले तो। यस सर। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन और हाउ टू अप्लाई इट। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और सारे लॉ इसी से बना सकते हो आप, देखा जाए तो लाइक बॉयल्स लॉ, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सब पता है पहले से, आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने सब केमिस्ट्री के अंदर किया हुआ है। मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी की एप्लीकेशन स्टार्ट की थी थ्रू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पूरी क्लास को क्लियर है, एक बार देखिए ध्यान से। एनी डाउट हियर? कैसे मैंने गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करके P1 V1 अपॉन T1 को पुट किया था इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताइए सौम्या, कोई डाउट हो नेक्स्ट क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन किया था हमने क्लास के अंदर। एक साइड का गैस का टेम्परेचर राइज किया था, दूसरी साइड का फॉल किया, तो हाउ टू फाइंड आउट शिफ्टिंग ऑफ द मर्करी कॉलम। चाहना मलिक, कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं। और एक मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था जो हुआ नहीं होगा मुझे पता है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन इनफैक्ट, और ये दिया था आपको होमवर्क के लिए। हाँ जी, बताइए किसी ने सॉल्व किया हो आप में से, एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने निकाला हो, एनी वन ऑफ यू? पलश छाबड़ा, बस बेटा पलश ही काम करता है। हाँ जी पलश, क्या आंसर आना चाहिए इसका? सर आंसर नहीं लिखा, मतलब पूरा मेथड समझा दूं आंसर। मेथड एक काम करेंगे, अभी करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके सर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरी क्लास। पहले इसको सॉल्व कीजिए, तब मैं आगे स्टार्ट करता हूं। आपको दिया गया था कि दोनों साइड सेम प्रेशर है एटमॉस्फेरिक। ध्रुव उपाध्याय इस वाली सीट पर आ जाए आगे, एक लाइन, हाँ इधर आए आगे। हाँ जी जल्दी से ट्राई कीजिए। सौम्य आपसे हुआ है क्वेश्चन? सौम्य साहब, यस सौम्य। परनीत कौर, क्वेश्चन हुआ हमसे। नेहल, और पीछे किसी से? मयूर वशिष्ठ। लाओ देखो मैं सॉल्व करके अब दिखाता हूँ। सौम्य एक बार आप लाइन पर आइए, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। यस सर। पूरी क्लास को बहुत अच्छे से समझना है, सुनना है। आपको ये दे रखा है स्टूडेंट की मर्करी कॉलम एग्जैक्टली मिड में है, दोनों साइड की लेंथ है गैस कॉलम की 45-45। आपने इस ट्यूब को उठा के वर्टिकल प्लेस कर दिया, तो आपकी मर्करी कितना शिफ्ट होगी, ये आपका क्वेश्चन था। सौम्या मैं इस लेफ्ट वाले रीजन को ए नाम दे देता हूं, और वो ए अब इस जगह है एक तरीके से, और इसको नाम दे देते हैं बी, और वो बी अब यहाँ पर है। अगर आपने एज्यूम कर लिया कि मरकरी कुछ एक्स शिफ्ट हो जाती है, तो ये नीचे वाली सेक्शन की लेंथ कितनी हो जाएगी? विल इट नॉट बी 45 माइनस एक्स? यस सर। और अपर सेक्शन की लेंथ कितनी होगी? 45 प्लस एक्स। प्लस एक्स, वेयर एक्स इज शिफ्टिंग ऑफ मरकरी कॉलम। लेट एक्स इज स्टूडेंट शिफ्टिंग ऑफ मरकरी कॉलम। अब सौम्या मेरा आपसे डिस्कशन ये चलेगा, गैस ए के जितने नंबर ऑफ मोल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहाँ भी रहेंगे। yes, मेरी बात से। और जब मैं नंबर ऑफ मोल में चेंजेस स्टूडेंट नहीं करता, तो आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 को हम P2 V2 अपॉन T2 कर देंगे। लेट गैस ए का जो फाइनल प्रेशर यहाँ आएगा वो PL ले लेते हैं। पूरी क्लास का फुल फोकस पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में होगा, बाद में लिखेंगे। जल्दी से पहले हम गैस ए का P1 V1 अपॉन T1, P1 लेंगे P0 दे रखा था, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। लेंथ है मेरे पास 45 सेंटीमीटर, फर्स्ट फिगर की बात चल रही है पहले यहाँ की, और अपॉन टेम्परेचर तो सेम ही रहा है दोनों साइड, चेंज कुछ किया नहीं, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए इस वाली फिगर में P1 P2 V2 लिखना है मेरे को। फाइनल प्रेशर इस रीजन में PL ले रखा है चाहना मलिक, और वॉल्यूम कितना हो गया जल्दी बताइए? क्या वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ 45 प्लस एक्स कर दूंगा।
अब यहां से मेरे पास एरिया से एरिया कैंसिल होगा, मुझे गैस ए का बेटा फाइनल प्रेशर दिख रहा है 45 पी नॉट अपॉन 45 प्लस एक्स। ये मैंने गैस ए का फाइनल प्रेशर निकाला है। चाहे सेम प्रोसेस में गैस बी के लिए अप्लाई करूंगा। क्या गैस बी के भी अपने नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है चाहना मलिक? आप गैस बी के लिए बातचीत करते हैं, सेम पीवी को कांस्टेंट कर दो। चाहना इस वाली फिगर में आइए, आपके पास पीवी होगा पी नॉट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, वही लिखूंगा ए इंटू 45। अब आ जाओ इस जगह, गैस बी का फाइनल प्रेशर मुझे नहीं पता कितना है, लेट मैंने पीबी एज्यूम कर लिया। तो अब मैं लिखूंगा राइट साइड पर पीबी इंटू हाउ मच 45 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट यहां से आ गया आपके पास पीवी, दैट विल बी 45 पी नॉट अपॉन 45 माइनस एक्स। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। एरिया आपका ऑलरेडी मैंने यहाँ एरिया लिखा नहीं, यहाँ लिख के कैंसिल कर दिया। पहले ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं पूरी क्लास? नेहल, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेहल क्लियर है यहां तक? अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए और ये बताइए कि 1 और 2 इक्वेशन में कौन सा प्रेशर हायर है? परनीत कौर, पीए पढ़ा है पीबी पढ़ा है? पीबी, क्योंकि डिनोमिनेटर सेकंड इक्वेशन का छोटा है। तो यहां पर परनीत मुझे दिख रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहूंगा, कि पीबी इज मोर एज कंपेयर टू पीए। अब आप बताइए इसके आगे क्या करें? लगभग मेरा क्वेश्चन खत्म पर है, थोड़ा सा मैथ्स रह गया है। परनीत कौर 1 मिनट बता रहे हैं, बातों का भी तो दिमाग चलाना है मुझे। ऑनलाइन में से कोई बताए आप में से? अनिरुद्ध नरूला, अब आगे क्या करें बेटा? अनिरुद्ध पीए पीवी बराबर होंगे तभी तो स्टेगनेंट होगा। यही गलत है। पलश छाबड़ा, आसद तू भी गलत। पलश छाबड़ा कहीं गलती कर रहे हैं बेटा। सर ग्रेविटी आएगी इसलिए। देखो ध्यान से सुनो पलश बेटा, अगर हॉरिजॉन्टल होता ना, ये देखो पूरी क्लास को सुनना है, अगर ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल होती पलश, तो जितना फोर्स यहाँ से लगेगा उतना यहाँ से, तो मैं कहूंगा दोनों साइड से प्रेशर इक्वल, फोर्स इक्वल करने के लिए दोनों साइड का बेटा प्रेशर भी सेम था। लेकिन अब आपकी ट्यूब है वर्टिकल। पलश छाबड़ा, आपको पता होना चाहिए कि नीचे प्रेशर हमेशा अपर पॉइंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है? रोजीएच। तो पलश बस इसी फंडे को यूज करना है जो हमने अब पिछले चैप्टर में जस्ट पढ़कर फिनिश किया है। तो मुझे बी पर प्रेशर पलश ग्रेटर दिख रहा है एज कंपेयर टू ए। तो बस मैं लास्ट इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, और वो ये कहूंगा कि पीबी माइनस पीए इक्वल टू, कैन आई राइट डाउन रो जी एच? यस सर। और एच लेंगे बेटा ये जो मरकरी की हाइट है, एंड दिस हाइट इज कितनी है सर? 10 सेंटीमीटर। गलत बात पलश, 10 सेंटीमीटर ये लिखी हुई है लेफ्ट में मरकरी की लेंथ। तो देखो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, पीबी की क्वेश्चन ऊपर सेकंड नंबर में है। नेहल, पीबी की जगह लिख दूं 45 पी नॉट अपॉन 45 माइनस एक्स। आगे बोलो, माइनस पीए कितना लिखेंगे? अपॉन 45 प्लस एक्स, और इसको किसके इक्वल कर दें? रो जी एच। अब यहां मैं थोड़ा सा स्मार्ट मूव करूंगा, या तो मैं मरकरी की डेंसिटी रखूं रो, फिर जी भी रखूंगा, फिर हाइट मरकरी कॉलम की कितनी है 10, या तो हम पूरा सब्स्टिट्यूट करके करें। मैं एक काम करता हूं, मुझे प्रेशर को सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी मेजर करना आता है। पूरी क्लास को पता है कि 1 एटमॉस्फेयर कितने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है? 76। तो पलश छावड़ा बेटा यहाँ एक छोटा सा चेंज करते हैं, हम पी नॉट को रादर देन एटमॉस्फेयर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ले लेते हैं, तो 76 लिख दूं? यस सर। और इस वाली इक्वेशन में भी पी नॉट काट के क्या मैं 76 कर दूं? 76 यस सर। और बेटा राइट साइड में जो डिफरेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो डायरेक्ट इक्वल टू 10 कर दो। 10 का। मैं सारा प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ले गया भाई। 10 सेंटीमीटर की मरकरी हाइट है, इसी से तो डिफरेंस आ रहा है दोनों रीजन में। पलश छाबड़ा ये सर नॉर्मल बेटा प्रेशर अब बनेगी क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व कीजिए तब जाके आपका एक्स आएगा। एक बार ये इक्वेशन देखो अच्छे से। सौम्या साहू, कोई डाउट है तो पूछोगे? राइट हैंड साइड में 10 कैसे आ गया? देखो अनिरुद्ध नरूला, अगर मैं तरीके से वैसे ही चलूं कि देखो ध्यान से सुनना अनिरुद्ध। यस सर। अनिरुद्ध आपकी इक्वेशन ये थी ऊपर, माइनस 45 पी नॉट अपॉन 45 प्लस एक्स, ये था बेटा रो जी एच, यही तो था अनिरुद्ध? यस सर। अनिरुद्ध अगर तू प्रॉपर सॉल्व करना चाहता है तो पी नॉट की जगह एक काम कर, रो जी इंटू 76 कर दे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही होता है अनिरुद्ध।
Yes, sir. इसको भी करके रोजी इंटू 76। अब अगर ध्यान से सॉल्व करो तो रोजी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। समझे मेरी बात? Yes, sir. तो मैथ सॉल्व करें और फिर मुझे बताएं x की वैल्यू कितनी आती है। अब सॉल्व करने का मन नहीं होगा। दक्ष, आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। अंश गुप्ता, कैसे किया है एक बार देखिए और बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? अंश गुप्ता। Yes, sir. It is clear. तो अंश क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा, इसको सॉल्व कर। क्या मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दूं क्या आएगा? आपका x सॉल्व अपने आप क्लास के बाद, क्योंकि तुम तो फिर 10 मिनट निकाल दोगे इसमें। आपका x अप्रॉक्स 2.8 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। 2.8 या 3 के आसपास कुछ बैठता है, तो अप्रॉक्स में 3 कर देता हूं। अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर। मानव कौशिक, स्टेप सारे देख लीजिए और बताइए कि आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से वेल क्लियर है कि नहीं। मानव, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चाहना मलिक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो पहले मैं पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उसके 4-5 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, पहले मैं वो डिस्कस करवाऊंगा एक एक करके। एनी डाउट नेहा? तो स्टूडेंट पहले आप ये 2 क्वेश्चन के जरा मुझे आंसर भेजिए। इस टॉपिक को करें अच्छे से, इसमें केमिस्ट्री में भी फायदा मिलेगा। इसकी असाइनमेंट भी तैयार है। जल्दी करेंगे समीक्षा। It's very easy students। देखो चाहना का तो शायद हो भी चुका है। Yes Tanishta, you are correct। Palash Chavla is also right। हाँ जी। Yes sir। हाँ जी पीके, सुन के बोला है। ध्रुव उपाध्याय, बेटा समझाएंगे कैसे? हाँ जी। यस यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पूरी क्लास का आना चाहिए, सी ऑप्शन। लाओ मैं इसको बता भी दूं। हाँ जी, आप आइए लाइन पर। प्रियल डाबरिया। यस सर। प्रियल, इस क्वेश्चन के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी गिवन गैस के नंबर ऑफ मोल अगर फिक्स हैं तो क्या हमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ याद है? यस सर। P is तो बस कुछ नहीं P करना, is inversely proportional to V। P into V is equal to constant, सीधे ये कर सकते हो, या P is inversely proportional to volume। अगर वॉल्यूम हाफ हो गया है तो सीधी सी बात है प्रेशर डबल हो जाएगा, दैट्स इट। यस और डबल का मतलब है जो फाइनल प्रेशर आएगा P डैश, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ 760 mm। तो क्या आपका आंसर 1520 mm नहीं बनेगा? यस सर। हाँ जी स्टूडेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम हाफ, प्रेशर डबल। सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से आंसर भेजिए चैट बॉक्स पर। सर भेज दिया। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपके पास। सेकंड का एक बार क्या बता रहे हैं आप लोग? सर बी आएगा, बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे। यस, पलश छाबड़ा इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। क्यों नहीं सुनते? टी बोल रहे हैं आप सारे। बी बोला था, सुना कर, जल्दी कर, मेथड बता फिर। हो गया मानो।
लाओ मैं कर देता हूँ। देखो टेम्परेचर आप किस यूनिट में मेजर करते हैं, मानो केल्विन के अंदर, तो यही गलती है इसमें। आपको दे रखा है परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट वॉल्यूम इज डबल्ड। क्या हमें चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ यही तो होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या नहीं लिखते वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मानव क्वेश्चन, मानव बेटा अगर वॉल्यूम डबल कर दिया तो टेम्परेचर भी तो डबल हो गया होगा। तो क्या मेरा इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री का मतलब है केल्विन में कितना लिखूंगा 300 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर केल्विन में आएगा बेटा 600 केल्विन कितने डिग्री होता है, क्या बी नहीं आएगा आंसर। तो यहां से एक चीज याद रखना, ये नहीं 27 डिग्री का डबल 54 कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद केल्विन में आंसर लाओ, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। हाँ जी एक बार बताइए, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था सी, सेकंड का है बी। अभिवंदन टंडन, कोई डाउट यहाँ पर? अभिवंदन, नो सर। अभिवंदन ये 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसके बाद। ओके सर। अभी बोलेंगे नहीं भाई। सर भेज दिया। हाँ जी ये हल हो गया, तो इजी है। तुक्के बताओ किस किस के आंसर सही है, मैं बता देता हूँ ऑनलाइन में भी। पलश इज करेक्ट, प्रियल इज करेक्ट, राघवी इज करेक्ट, अभिवंदन इज राइट एंड तनिष्ठा सहगल इज आल्सो राइट। इसमें तो कुछ, हाँ जी चाहना में लिख के आंसर आएगा, और कैसे, किसका, थर्ड का? थोड़ा फिर सोच लो। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा डी फॉर दिल्ली। किस तरीके से, देखिए बस कोई बोलेगा नहीं, ऑफलाइन के अंदर भी थर्ड क्वेश्चन में आप सब लोगों को पता है, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो चाहना बॉयल्स लॉ कहता है कि जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हम P इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट कर देते हैं कि नहीं करते? अब हम वॉल्यूम को अगर इंक्रीज या डिक्रीज भी कर दें तो प्रेशर ऐसे डिक्रीज होगा, मान लो वॉल्यूम बढ़ा रही हो तो प्रेशर घटेगा जिससे P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें PV y एक्सिस को कांस्टेंट कर रखा हो? सिर्फ डी ऑप्शन है। दैट्स व्हाई डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर में, इसकी आदत डाल लो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से मुझे फोर्थ का आंसर बताइए, क्या आना चाहिए और कैसे, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे पूरा। फोर्थ करेंगे, पलश चावड़ा फोर्थ कर बेटा। सर 1 मिनट बस। अभी कोई नहीं बताएगा, पहले 1 मिनट सॉल्व करेंगे, जल्दी नहीं देंगे आंसर। आपसे कांस्टेंट प्रेशर पर V/T वर्सेस 1/V का ग्राफ पूछा है, सोच समझ के जैसा भी हो आंसर करेंगे। डी कर दे। हाँ जी ऑनलाइन में चेक करें किस किस का सही आया है। अभिवंदन टंडन, बेटा डी कर दूं यहाँ पर भी? अभिवंदन सर, यस सर। अभिवंदन करूंगा कैसे ये समझा जरा मुझे। सर चार्ल्स लॉ लग रहा है। चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट सबको पीवी इक्वल टू एनआरटी पता है, बात चल रही है कांस्टेंट प्रेशर पर। कांस्टेंट प्रेशर पर मैं कहूंगा कि V जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि इसका मतलब है V/T जो रेशो है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब चाहे अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओ या घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा जिससे रेशो कांस्टेंट है। तो वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें V/T आपको कांस्टेंट दिखाया गया है? अगेन डी फॉर दिल्ली इज द ओनली ऑप्शन, दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो सौम्य साहू इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 करें। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो पढ़ा दी थी पिछली क्लास में। अच्छा मैं थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी शुरू कर चुका था पिछली क्लास में, याद दिलाता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ अजम्पशन करे थे। कौन कौन से अजम्पशन थे सौम्या? पूरी क्लास को याद दिलाएं। क्या क्या वॉल्यूम एक अजम्पशन है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस।
Yes, sir. दूसरा है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। तीसरा है जितने भी कोलिजन्स होंगे दीज आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। और नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जितनी देर के लिए कोलिजन होता है दैट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर, फिर मैंने आपको कुछ वेलोसिटीज भी बताई थी। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ, मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट 3 RT by m। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? 0। भूलना नहीं है, फिजिक्स की क्लास में बैठे हैं। एवरेज वेलोसिटी इज 0। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट 8 RT by pi m। मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे ज्यादा स्पीड है मॉलिक्यूल के पास होती है अंडर रूट 2 RT by m। और एक हमने करा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, दैट इज इक्वल टू, भूल गए, 1/3 रो इनटू VRMS स्क्वायर। 3 क्वेश्चन जल्दी करने हैं। तो फिफ्थ का भेज दिया। हाँ जी, फिफ्थ का सही भेजा है, बिल्कुल तीनों भेजने, 5, 6, 7 जल्दी कर दो। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हो सकता है। टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया, आपसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पूछिए कितने टाइम्स हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू रूट टी डायरेक्टली। क्या आंसर आएगा परनीत कौर? आंसर प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, टेम्परेचर कितने टाइम्स कर दिया है, तो बस आंसर रूट 3 टाइम्स। लॉलीपॉप क्वेश्चन 6 करेंगे जल्दी। क्लियर है? नेहल 6 करना है। सर अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा था। हाँ जी, सही भेजा है। ये प्लस छावड़ा जल्दी कर देते हैं, आता भी है ऐसा। तनिष्ठा सहगल जल्दी से आंसर भेजेंगे। Yes, Twisha, you are correct. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर स्टूडेंट्स। सौम्या साहू, क्वेश्चन नंबर 6। Sir, trying. यश आहूजा, यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 चाहना वाली, मैं कर दूं? बताइए। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। मानव कौशिक, आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? A ring shaped tube है which contains 2 ideal gases with equal masses and molar mass है इनके 32 and 28 respectively। M1 है 32 और M2 है 28। Gases are separated by one fixed partition and one movable stopper S and they can move freely without any friction inside angle alpha पूछा है। देखो मानव इस वाले स्पेस में, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, चलिए। इस पोर्शन में कोई गैस फिल कर रखी है, वैसे वो ऑक्सीजन सोच सकते हो आप, मोलर मास 32 दे रखा है, ठीक है यहाँ पर। और दूसरे वाले रीजन ये बचा, ये सेक्शन जो बचा, ठीक है। मानव कौशिक, मानव ये जो स्टॉपर है, अगर ये एक जगह रुका हुआ है, इसका मतलब है जितना फोर्स उधर से मिलेगा उतना यहाँ से भी मिलना चाहिए। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूं कि स्टॉपर के दोनों साइड प्रेशर इक्वल होगा। सौम्या मेरी इस बात से एग्री करती हो कि नहीं? Yes, sir. तो स्टूडेंट दोनों साइड प्रेशर सेम है और प्रेशर का फॉर्मूला, अब हम सीधे आइडियल गैस इक्वेशन में आ जाएं।
प्रेशर होता है आपके पास nRT अपॉन V, ठीक है। R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर की यहाँ कोई बातचीत नहीं होनी है, दोनों जगह सेम ले लेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों गैसेस का P सेम तब होगा जब n अपॉन V का रेशियो सेम है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ये बात पूरी क्लास को क्लियर है? तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, अगर ये एंगल अल्फा है तो यार मानव ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस अल्फा। और मेरे को ये दिख रहा है जो वॉल्यूम होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं आई बात समझ? लेंथ देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो भी लेंथ होती है ये इस एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं होती, तो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो होगा दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो क्या आपका वॉल्यूम भी एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं होगा स्टूडेंट्स? तो आपको यहां करना ये है, मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं थ्योरी के अंदर। सौम्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Here pressure on the two sides will be equal. 192 आंसर आता है स्टूडेंट इसका। Will be equal या सेम? तो यार मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ n अपॉन v आपको दोनों जगह सेम करना है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रेशो। मानो दोनों गैसेस में मोल मास तो सेम दिया हुआ है, दोनों गैसेस के मास सेम थे लेकिन मोलर मास अलग अलग है, तो नंबर ऑफ मोल अलग आएंगे। तो बेटा पहले m1 की बातचीत करते हैं। m1 का मोलर मास कितना है? तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो भी गैस का मास है अपॉन 32 कर दूं, और वॉल्यूम एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे एंगल कितना रखूं? 360 माइनस अल्फा। नहीं आया समझ में? मैं इस एंगल की बात करूंगा ना m1 के लिए, ठीक है। चाहना वाली राइट साइड में आ जाओ। क्या मोलर मास अपॉन सेकंड वाली गैस का मोलर मास m2 कितना दिया है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है? अल्फा। बस स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करो, आई एम श्योर आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो इसको प्लीज, m से m कैंसिल होगा, सॉल्व कीजिए एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। एक तरीके से आपके पास बचा अल्फा बाय 32 इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा अपॉन 28। इसको सॉल्व करो, आई एम श्योर अल्फा की वैल्यू 192 डिग्री बैठेगी। हाँ जी, एक बार पूरी क्लास इंश्योर करें। अनिरुद्ध नरूला कैसे सॉल्व किया है, एक बार ये क्लियर हो गया कि नहीं? अनिरुद्ध, यस सर। अनिरुद्ध कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और ये वाला एंगल जो मैंने डिफाइन किया था ये था, थोड़ा फेयर में बात करें, 360 माइनस अल्फा। सर अल्फा की वैल्यू 180 से ज्यादा कैसे आ रही है? क्यों नहीं आ सकती? सर जब एंगल उधर वाला अल्फा 180 से छोटा है तो 360 से हम लाने के लिए इधर वाला एंगल 180 से बड़ा तो आएगा। अल्फा तो उसमें दिख रहा है ना क्यूट, मतलब नहीं 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 आप, हाँ वो अलग बात है, 180 से छोटा दिख रहा फिगर के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली नहीं बना हुआ, बट आपका अल्फा 192 आएगा यहाँ। है। ठीक है सर। ठीक है सर हाँ जी हाँ जी। सर मुझे ये समझ आ गया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, बट हम वॉल्यूम की जगह एंगल पुट कर सकते हैं इसे? हाँ वॉल्यूम, देखो मेरी बात को ऐसे समझना राघवी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लेंथ है, दिस एंगल इज अल्फा, हम कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, तो कहीं ना कहीं एंगल आर्क आई मीन दिस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू एग्री विद मी? और ये जो वॉल्यूम होगा ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो इनडायरेक्टली एरिया तो थ्रू आउट सेम है, वॉल्यूम लेंथ के प्रोपोर्शनल नहीं है राघवी? यस सर। तो क्या थीटा और वॉल्यूम में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है? यस सर, तो मतलब वो दोनों साइड्स कट जाएगा ना? एग्जैक्टली। ओके यस सर। हाँ जी स्टूडेंट, एक बार देखिए और मुझे इंश्योर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है? अच्छा 7 एक काम करना, 7 करेंगे होमवर्क। तो इसका आंसर है, सर मैंने आंसर भेज दिया है 7th का। इसका आ गया, एक बार मैं चेक कर देता हूँ 7 का, थोड़ा सा मुझे आगे थ्योरी भी करानी है बिकॉज 7 का आंसर, हाँ जी पलश छाबड़ा आपका भी ठीक है बेटा, और कुछ लोगों ने सही भेजा है। तनिष्ठा इज आल्सो राइट एंड अभिवंदन टंडन इज आल्सो करेक्ट। इसका आंसर बी आएगा, बट होमवर्क में ट्राई करना है, नहीं होता आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, हो जाएगा बट। तो चलो वहीं चलते हैं जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था, ये क्वेश्चन भी हम एंड में डिस्कस करेंगे, टाइम होता है। तो ये स्टूडेंट मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शुरू कर चुका हूं ऑलरेडी,
प्रेशर एक्सर्टेड में कोई डाउट है पूरी क्लास में? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद मुझे यहाँ बताइए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सारे फॉर्मूले रिवाइज अभी कराए हैं, कोई डाउट यहाँ पर? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब याद करने, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं आज स्टार्ट करूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्योरी में क्या क्या कराने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको कराऊंगा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिर वहां से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज स्टार्ट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है। लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 5 तक डिस्कस हुआ था। हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ जी, क्या होता है ये कौन बताएगा? सौम्या साहू, कुछ आइडिया इसके बारे में? केमिस्ट्री में तो बहुत डिटेल में सारी चीजें। हाँ जी सौम्या, और इसको आप F से रिप्रेजेंट कर देना। मानव कौशिक, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? याद नहीं है। चाहना मलिक, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? याद नहीं। तनिष्ठा, व्हाट इज डिग्री? सर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए होता है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए। होता तो है, होता क्या है? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाँ जी, कौन बताएगा आप में से डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज? एनीवन? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए। पलश छाबड़ा, स्क्रीन शेयर हो रहा है पलश? नो सर, स्टॉप हो गई एकदम से। एक मिनट स्टूडेंट, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक मिनट रुकिए। इतने सोच लो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। इतनी देर में कुछ लोगों ने तो गूगल भी कर लिया होगा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ आइडिया व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? राघवी, एनी आइडिया? नो सर। चलो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं, और वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन दैट मॉलिक्यूल कैन हैव। कोई भी मॉलिक्यूल कितने पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, उस नंबर को ही आप उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब कैसे डिफाइन करूंगा, इसमें पूरी कहानी है, पूरी समझना है डिटेल में। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज total number of possible independent motion। पलश छाबड़ा, ये सब कभी पढ़ा है? सर अभी तो नहीं पढ़ा। चलो, total number of possible independent motion the molecule can have। molecule can have। देखो थोड़ा डिटेल में पूरी बात सुनते रहेंगे। हमारे पास जो फिजिक्स में हमें मेनली बात करनी है वो दो टाइप की गैसेस की बात करनी है। एक होती है मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस क्या चीज है? जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास एक एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम। आप कहते हो हीलियम। हीलियम में कोई He2 टाइप से नहीं है, He लिखते हैं खाली, यानी कि एक मॉलिक्यूल के पास एक एटम। ऑर्गन या नियॉन एक्सेट्रा, ये सारी मोनोएटॉमिक गैस हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास सिंगल एक ही एटम। मानव, मैं यहाँ बात करना चाहूंगा मोनोएटॉमिक गैस में, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो सिंगल एटम है, चाहे हीलियम ले लो या ऑर्गन ले लो। आपका इस मॉलिक्यूल का ये एक्स के अलोंग इंडिपेंडेंटली चल सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। जो सीधा सीधा चलेगा दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग वाई एक्सिस, इसको y नाम दे दिया, एंड इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग z एक्सिस। तो बेटा इसके तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में चल सकता है, x, y और z। तो इसके जो तीन पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन हुए हैं, तीनों ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से थे। तो दैट्स व्हाई इस मॉलिक्यूल के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं F से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आई विल राइट डाउन कि मोनोएटॉमिक गैस का जो F होता है
degree of freedom, that will be equal to 3. And all three are translational degree of freedom. Translational degree of freedom. सौम्य साहू, ये बात समझ में आ गई मोनोटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्यों होते हैं? सौम्य, यस सर। सर ये मोनोएटॉमिक में होगा ना अभी 3? हाँ, ये मोनोटॉमिक के लिए बताया है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके सर। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, एक डायटोमिक गैस होती है। सौम्य, डायटोमिक गैस कौन सी गैस है जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है? जैसे एग्जांपल कह सकते हो आप, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिसमें भी 2 लग गया वो हो गई सारी ये कौन सी? डायटोमिक, जिसमें एक मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है। अब ये सुनना है बहुत ध्यान से, अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 एटम, सॉरी, मैंने कंसीडर कर लिया हाइड्रोजन के ही, जैसे हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, सब में 2 एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम। अब मैं मयूर वशिष्ठ, मान ली इसको मैं एक्स के अलोंग रख देता हूँ, तो ये एक्स के अलोंग इंडिपेंडेंटली चल सकता है, वाई के अलोंग भी इंडिपेंडेंटली चल सकता है ऐसे, एंड इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग जेड एक्सिस आल्सो। तो बेटा इसके 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम दोबारा से होंगे। इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग एक्स, अलोंग वाई एज वेल एज अलोंग जेड। तो स्टूडेंट हमेशा चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल है, 3 तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे ही। सौम्य साहू मेरी बात से एग्री करते हो? यस सर। DOF लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, 3 तो हो गए ट्रांसलेशन। अब स्टूडेंट यहां पर सुनना है थोड़ा ध्यान से। सौम्य, मैं इस मॉलिक्यूल के रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अब कंसीडर करूंगा थोड़ा। यस सर, 2 हो जाएंगे फिर। आप इस मॉलिक्यूल को जब एक्स के अलोंग प्लेस करते हो तो ये जेड वाले एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो सकता है, एंड इट कैन रोटेट अबाउट दिस वाई एक्सिस आल्सो। जिस एक्सिस के अबाउट रखते हैं उसके परपेंडिकुलर, जैसे एक्स के अबाउट रखा है तो यू कैन रोटेट अबाउट दिस वाई एक्सिस एंड यू कैन रोटेट अबाउट दिस जेड एक्सिस आल्सो। मेरी बात समझ में आ रही है सौम्य? यस सर। इसका मतलब है 2 हमारे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाएंगे। These 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिस एक्सिस के अबाउट रखते हैं उसको कंसीडर नहीं करते स्टूडेंट। थोड़ा आप रोटेशन फिजिक्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब मैं एक्स के अबाउट ही रोटेट करूंगा तो सारा मास तो एक्सिस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बच्चे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 कहलाएगा, क्योंकि मास ही एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है। दैट्स व्हाई हम एक्स वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, एंड वी विल हैव ओनली चाहना मलिक। टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे मेरे पास। तो प्लीज पूरी क्लास को रट लेना है। अगर कभी डायटोमिक की बातचीत हो तो उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और मैं येलो कलर से अलग से बॉक्स में लिख रहा हूं। और कभी मोनोटॉमिक गैस की बातचीत होती है तो आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते थे। एंड डिवीजन 5 का है, देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ जी, यहां तक बताइए क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट किसी को हो तो एक बार पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। तो चार्ज करना, 1 मिनट स्टूडेंट जरा वेट करें, चार्ज करना पड़ेगा मुझे। ये चार्ज है कि नहीं? 1 मिनट आप नोट कीजिए। मीनवाइल चार्ज ही नहीं हो रहा। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम में डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं इसकी अब एप्लीकेशन बताऊं। व्हाई वी आर स्टडी, कोई आप में से बताया केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 100%। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है? व्हाई वी आर स्टडी, व्हाई वी आर स्टडी। ये मत कहना सिलेबस में नहीं बेटा, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले उससे पहले कुछ सीखना है। हाँ जी यार, तुम लोग बोलते नहीं सर कैसे कैसे मूव कर सकते हैं? कैसे कैसे मूव कर सकते हैं? अच्छा लाओ मैं बताता हूँ। आप लोगों ने अगर कुछ किसने पढ़ा है तो बताइए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सुना? नहीं सुना। हाँ जी, इंटरनल एनर्जी। देखो स्टूडेंट, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कोई भी गैस है, पहले आप थोड़ा बेसिक समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आई होप हमें समझ में आ गए, थोड़ा थ्योरी है ये। मोनोटॉमिक के याद कर लीजिए, देयर आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डायटोमिक के देयर आर 5 डिग्री ऑफ। पॉलीएटॉमिक की भी बातचीत होती है,
वहां पर हम 6 कह देते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि पॉलीएटॉमिक काफी कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड है, और फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर की ज्यादा बातचीत करते नहीं, तो मैं ज्यादा उसमें जाऊंगा नहीं। हमें फिलहाल मोनो और डाया की बात करनी है, जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 5 रिस्पेक्टिवली है। अब इसका क्या एडवांटेज है, व्हाई वी आर स्टडिंग, थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नोट कर लिया? 7 पॉइंट करके मैं हेडिंग डालूंगा। हमें सीखना है कि गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस सैंपल। हाँ जी, आप में से कोई इंटरनल एनर्जी के बारे में मुझे बता सकता है? एनीवन? प्रियल डाबरिया, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस? हाँ जी, है क्या इंटरनल एनर्जी? किसी को कुछ आइडिया हो इसमें? Sir, the gas present in the sir, the energy present in the gas, not from the surroundings. चलो मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में बात करता हूँ। हम सब लोगों ने, सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक? नहीं वो तो फोर्स की बात कर रहा है ना, मतलब मैं तो एनर्जी पूछ रहा हूँ पहले। Sir, internal energy is the energy due to internal factors. कौन से इंटरनल फैक्टर्स? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हाँ, थोड़ा सा यहाँ सुनेंगे। देखो, किसी भी सैंपल के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। जहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही नहीं है, वहां हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते। जैसे हम ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, तो फोर्स की वजह से आती थी। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा सुनना है, अगर आपसे कोई एक स्टेटमेंट पास करता है कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू हैव टू से 0। पोटेंशियल नहीं होती वहां पर, तो जो भी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस सैंपल की एक्चुअल में सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो देयर इज नथिंग न्यू इंटरनल एनर्जी में, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो पहले मैं इसी के बारे में लिखना चाहूंगा। पलश छाबड़ा, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो इंटरनल एनर्जी of any gas sample is the sum of kinetic energy of all the molecules. तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सैंपल। और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे थर्मोडायनेमिक्स का बेस बन रहा है। एक लॉ है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सुना है हम लोगों ने ये? क्या बात है, कुछ पढ़ा होगा आपने 100% केमिस्ट्री में, भूल गए वो अलग बात है, पढ़ा सबने। मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ, हेडिंग डालना है, इसी में 7 पॉइंट ही चल रहा है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पहले मैं इस लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर यहां से हम फॉर्मूला सीखेंगे इंटरनल एनर्जी निकालते कैसे। सीख लो अच्छे से। पहले स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं। दिस लॉ सेज कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो चाहे, of any molecule is internal energy of any molecule is equally divided among its degree of freedom, and the amount of energy associated with 1 degree of freedom is half kT। पहले ये स्टेटमेंट 2 बार अपने आप से पहले रीड कर लो, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं कैसे इसको अप्लाई करना है।
लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की होती है वो उसके सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो जाती है। जैसे पलश छाबड़ा एक बार लाइन पर आइए प्लीज। पलश यस सर। पलश जैसे बेटा आपको कहा गया हीलियम गैस का मॉलिक्यूल है, जल्दी से सोचो हीलियम के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है पलश? सर 5 3 यस सर। 3. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी बताया, मोनोटॉमिक गैस है हीलियम। तो मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड हो गई, तो वो 3 में डिवाइड हुई होगी। यस सर। अब यही बात करता मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो वो 5 में डिवाइड होगी क्योंकि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर। और अगली लाइन इस लॉ की ये कहती है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है? 1/2 kT। 1/2 kT, जहां पर बेटा k होता है, k एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू अभी बता रहा हूं इसकी मैं, k कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और स्टूडेंट T है आपके पास टेम्परेचर ऑफ गैस। तो अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं नेहल, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है जल्दी बताओ? ½ kT। तो अगर मेरी गैस के पास मोनोटॉमिक है तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, तो टोटल इंटरनल एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? 3/2 kT। 3/2 kT। जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको ½ kT से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फिर सुन लो आराम से, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास ½ kT की एनर्जी है, तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसको मल्टीप्लाई करो, आपको गैस के मॉलिक्यूल की टोटल इंटरनल एनर्जी मिलेगी। जैसे डायटोमिक है, कितनी इंटरनल एनर्जी होगी हर मॉलिक्यूल के पास? 5/2 kT, क्योंकि उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो स्टूडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले बिना आप नहीं पता कर सकते कि किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो इसका मतलब है अगर आपको ये लॉ समझ में आया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर फॉर्मूले बनाना चाहूंगा इस लॉ से रिलेटेड। क्लियर है पूरी क्लास को? तो यहां मैं लिखूंगा वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की एक जनरल फॉर्मूला। सौम्या समझ में आ रहा है? यस सर। तो सौम्या किसी भी एक मॉलिक्यूल की बच्चे इंटरनल एनर्जी को इस चैप्टर में हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना लिखूं मैं? F into 1/2 kT। कैन आई राइट डाउन F/2 kT? यस सर। पूरी क्लास को रट जाना चाहिए ये F/2 kT, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी निकाल दूंगा, कुछ 1.38 करके आती है वो सब, into 10⁻23, और T क्या है आपका? टेम्परेचर। क्लियर है पूरी क्लास को? लेकिन ये किसकी इंटरनल एनर्जी है? 1 मॉलिक्यूल की। अब मैं स्टूडेंट यही आपसे जानना चाहता हूं, अगर हमें एक मॉलिक्यूल की मिल गई, मानव कौशिक, अगर मुझे पता करना है इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, अगर एक मोल की निकालनी है, मॉलिक्यूल की पता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? F/2। एवोगैड्रो नंबर को स्टूडेंट आप Na से रिप्रेजेंट करते हो, into K into T। अच्छे से देख लें, जहां पर Na की वैल्यू सबको याद होगी, कितनी होती है मानव? into 10⁻23। और मानव यहाँ पर एक केमिस्ट्री है सारी चल रही है। एक बात याद रख लेना, अगर हम एवोगैड्रो नंबर को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, याद नहीं है तो कर लो, किसके इक्वल आता है? गैस कांस्टेंट R। गैस कांस्टेंट R। बिल्कुल सही बात तनिष्ठा सहगल। तो तनिष्ठा, क्या मैं कह सकता हूं कि किसी एक मोल की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी F/2 nRT। नहीं, अभी R नहीं आएगा, N नहीं आएगा, इंटू एक मोल की निकाल रहा हूं तो R आ जाएगा Na K की जगह। पूरी क्लास पहले अच्छे से देखे और फिर मुझे बताएं। यहां तक क्लियर है? तो प्लीज एक मॉलिक्यूल की चाहिए तो वो है F/2 kT, वहां K आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और अगर एक मोल की चाहिए तो वहां आता है R, विच इज गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू तो पता ही होगी। अब जिसको R पता है, जिसको एवोगैड्रो नंबर पता है, वो K भी पता कर लेगा। K की वैल्यू अगर मुझे यहाँ निकालनी है, मयूर वशिष्ठ, R/Na रख दो। R की वैल्यू कितनी है मयूर? और Na बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो पता ही है। क्या मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ ऊपर अलग से लिख देता हूँ, प्लीज याद रख लेना। K की वैल्यू आती है 1.38 into 10⁻⁻23।
देखो ये टॉपिक फॉर्मूला बहुत है यहाँ भी, अभी तो शुरुआत हुई है। तो पहले आप आराम से इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को देखो, समझो, फिर जो मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ इनको रटो बैठ। फिर रिपीट करता हूँ, ये लॉ कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी हाफ kT। तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मॉलिक्यूल के पास है उससे मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, दैट इज F/2 kT। K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.38 into 10⁻⁻23। रट लो प्लीज। जब एक मॉलिक्यूल की मिल गई तो एक मोल की निकाल सकते हो, किससे मल्टीप्लाई करके? एवोगैड्रो नंबर। फाइनल क्या निकल के आया फॉर्मूला? F/2 RT। वहां K था, यहाँ R हो गया, सिंपल चेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां बना देते हैं, अगर कभी n नंबर ऑफ मोल्स के लिए चाहिए आपको, तो क्या हम एक मोल की निकाल चुके हैं तो n मोल्स की भी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको चाहिए इंटरनल एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी राघवी, क्या फॉर्मूला लिखूं मैं अब यहाँ पर? राघवी, Yes, sir. कैन आई राइट डाउन दिस इंटरनल एनर्जी इज F/2 NRT. स्टूडेंट ये फॉर्मूला शायद आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। F/2 nRT, जहां n है नंबर ऑफ मोल्स, T है टेम्परेचर और F है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप किसी भी दिए सैंपल की टोटल इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बस आपको F निकालना आना चाहिए। F, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने हैं, और तीसरा आपका टेम्परेचर। एक बार देखिए ध्यान से, देखो थोड़ा थ्योरी खिंचवाऊंगा पहले मैं आज। पहले ये बताओ आपको ये समझ में आ रहा है क्या होता है? मयूर वशिष्ठ, कहीं डाउट हो इंटरनल एनर्जी निकालने में तो एक बार मेरे से पूछ ले। फॉर्मूले खिंचवाऊंगा पहले मैं आज। एनीवन ऑनलाइन के अंदर किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं। अनिरुद्ध नरूला, अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध आज हमने ये सीख लिया किसी भी सैंपल की इंटरनल एनर्जी 3 बातों पर डिपेंड करती है। कितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर 1, कितना उस गैस का टेम्परेचर है, नंबर 2, और कितना उसका नेचर क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रख लेना, यहां लिख देता हूं नीचे, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन 3 पैरामीटर्स: टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स आई मीन n, और तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम F। हाँ जी, एक बार इंटरनल एनर्जी पर फोकस करिए और बताइए आपको सारा समझ में आ गया। क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, अभी पहले देख लो अच्छे से। यहीं से स्टार्ट करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं से, क्योंकि फिर यहीं से मुझे CPCV भी मिलेगा थोड़ी देर के अंदर। बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूले बहुत है। करेंगे क्लास के बाद। हाँ जी, किसी को डाउट हो देव खाकर तो पूछ सकते हैं। देव, चलो क्वेश्चन इस पर अभी कर रहे हैं, रुक कर। हाँ भाई, अब आप बताइए पॉइंट नंबर, आई थिंक इंटरनल एनर्जी 7 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 7। पॉइंट नंबर 8 आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है थोड़ा बताइए, आपने सबने पढ़ा रखा है केमिस्ट्री में। एनी वन ऑफ यू? Sir, it is based on the conservation of energy. एंड फॉर्मूला क्या है तनिष्ठा? Sir, change in internal energy is equal to heat given to the system plus work done on the system. हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, लेकिन बात एक ही होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा समझना। पहली लाइन तो मैं लिखूंगा कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। is based on conservation of energy principle। अब ये है क्या उसको समझते हैं।
थोड़ा पेशेंस के साथ हर चीज समझेंगे। मानव कौशिक फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर है, कैसा भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर, ये लगा दिया मैंने एक पिस्टन, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में आपने एक आइडियल गैस फिल कर रखी, ठीक। आप गैस को बाहर से हीट सप्लाई भी कर सकते हो और हीट रिलीज भी हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फिजिक्स में जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ये कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या है, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? डेल्टा क्यू इज हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आप गैस को हीट सप्लाई भी कर सकते हो और गैस में से हीट निकल भी सकती है। तो दिस लॉ इज सेइंग बेसिकली कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज है वो सम ऑफ टू पैरामीटर्स होती है। कौन से दो पैरामीटर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क डन। डेल्टा डब्ल्यू है यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस। थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा स्टॉप द राइटिंग। व्हाट इज डेल्टा क्यू हियर? हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम यानी कि गैस एंड सराउंडिंग आउटसाइड। मानव डेल्टा यू क्या चीज है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंड डेल्टा डब्ल्यू क्या चीज है? नहीं, यहां कहेंगे वर्क डन बाय द गैस। देखो मैं थोड़ा सा ओरली रफली वैसे ही बात करता हूँ, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आए। मानो जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर था, ये आपने गैस फिल कर रखी है। कुल मिला के लॉ मेरा ये कह रहा है, मान लो मैंने हीट सिस्टम को कुछ सप्लाई करी, कितनी सप्लाई करी? डेल्टा को। थोड़ा रफली समझते हैं। आप जितनी हीट दोगे सिस्टम को, उसको दो जगह यूटिलाइज करना है। कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई और साथ में इस पिस्टन को पुश मिला, तो ये पिस्टन बाहर भी चलेगा, यानी कि गैस कुछ वर्क करेगी। भाई आपने पिस्टन पे फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम तो फिजिक्स वाले लोग हैं, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं होता? इसका मतलब है हम जो गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज। वन इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड सेकंड वन इज वर्क डन बाय द गैस। इन दो जगह डेल्टा क्यू का यूटिलाइजेशन हुआ था। तो प्लीज रिमेंबर, एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं आ रहा, जितनी देर है वो दो जगह यूज हो रही है। वन इज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू एंड सेकंड वन इज वर्क डन बाय द गैस। तो डेल्टा क्यू का जो होता है वैल्यू, वो दो सम के इक्वल है, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा तीनों टर्म्स के बारे में इंडिपेंडेंट। पहले आप ये देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला क्लियर है पूरी क्लास को? डेल्टा क्यू क्या चीज है, बार बार पूछता रहूंगा। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब यहाँ थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में भी बातचीत करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सारे, थोड़ा सा उल्टा चलेंगे हम वहां से। देखो स्टूडेंट, साइन कन्वेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर। राघवी, क्लियर हो रहा है ये सब? यस सर। तीन टर्म्स हैं स्टूडेंट मेरे पास। सबसे पहले मैंने डेल्टा क्यू के साइन कन्वेंशन की बात करी। हाँ जी, डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कोई बताना चाहेगा आप में से? पॉजिटिव कब लेते हैं? जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब बाहर से हीट दोगे सिस्टम को, डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव। तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव इफ हीट इज absorbed by the system या gas, and delta Q आप नेगेटिव लोगे अगर आपकी हीट एब्जॉर्ब की जगह रिलीज होगी। if heat is released by the system। तो सबसे पहले डेल्टा Q का साइन कन्वेंशन क्लियर है पूरी क्लास को? परनीत कौर, अच्छा जी। परनीत, सेकंड टर्म क्या थी जल्दी बताइए? डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब क्या था? चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
देखो आज थोड़ा सा थ्योरी सीख लो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करना तभी अच्छा लगेगा। हाँ जी, डेल्टा यू प्लस छाबड़ा, बेटा इसका साइन कैसे देखें? प्लस, यस तो सर। आपको बताना चाहता हूँ इसका साइन कन्वेंशन। देखो प्लस, अभी मैंने फॉर्मूला ज्यादा बात नहीं करी, मैंने इंटरनल एनर्जी सिखाई थी किसी भी गैस की, कितनी होती है? F/2 into nRT। एनआरटी। बेटा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया गैस का तो सीधी सी बात है क्या वो आपकी भी इंटरनल increase एनर्जी बढ़ेगी? यस सर। एग्री करते हैं? तो मैं लूंगा डेल्टा यू का साइन पॉजिटिव If temperature is If- absorbed। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग। So, yes। अगर आपकी गैस का टेम्परेचर राइज हुआ है तो आपका डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा, एंड अगर इन केस टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। if temperature of gas is decreasing। हाँ जी, डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों के साइन क्लियर है। लाओ मैं तीसरा भी फॉर्मूला बना देता हूँ, तीसरा केस। तीसरा कौन सा है टर्म, जल्दी बताइए? डेल्टा डब्ल्यू। हाँ जी, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या चीज थी? वर्क। पहले तो एक काम करते हैं, इसका ना एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखो ये पूरी क्लास को सुनना है। मानव कौशिक, मानव जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वर्क डन का फॉर्मूला चाहिए। क्या गैस अंदर से अगर प्रेशर P है तो बेटा फोर्स कितना लग रहा होगा इस पिस्टन के ऊपर? प्रेशर इनटू एरिया। प्लीज थोड़ा सा चलते हैं। प्रेशर होता था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना लगेगा? प्रेशर इनटू एरिया। अब मान लो ये पिस्टन थोड़ा सा खिसक के बाहर चला गया, लेट अस से पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने dx, कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से। तो जल्दी से बताया मयूर कि आपकी गैस ने बेटा जो वर्क किया इसके ऊपर वो dw मान लेते हैं, क्या वो dw फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा? तो फोर्स है P इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx, तो P a इनटू dx कर दूं। अब मयूर यार ये a dx क्या चीज है? What is ADX? ये ADX है चेंज इन वॉल्यूम। देखो जितना dx आपका ये बाहर गया है उतना वॉल्यूम में चेंज आया है कोरस्पॉन्डिंग। तो आप कहोगे जो dw है इट इज इक्वल टू p इनटू, क्या मैं dv कर दूं? वेयर व्हाट इज dv? चेंज इन वॉल्यूम। तो स्टूडेंट ये तो आपने केमिस्ट्री में बहुत कॉमन फॉर्मूला सीखा होगा, टोटल वर्क डन निकलता है इंटीग्रेशन ऑफ p dv से। ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। Where dv is what? dv is change in volume। तो एक तो फॉर्मूला जरूर नोट करना है, फिर मैं साइन कन्वेंशन की भी बात करूंगा वर्क डन के। मयूर ये बात हमें पता होगी कि वर्क डन का साइन बेटा पॉजिटिव लेना है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी गैस अंदर से फोर्स बाहर की तरफ लगा रही थी पिस्टन पर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर है, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन का साइन कैसा आता है? पॉजिटिव। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि वर्क डन का साइन पॉजिटिव लेंगे इफ ना सही से बोलेंगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में सिस्टम यहाँ गैस है। और सौम्या अगर इसका बेटा उल्टा करते, मान लो पिस्टन तो बाहर जा रहा है लेकिन बाहर से आप फोर्स लगा रहे हो, यानी कि इसको बोलते हैं हम ऑन द सिस्टम। सौम्या तो क्या मेरा वर्क नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सीख लो, अगर नेगेटिव वर्क डन है तो इफ वर्क इज डन यहां पर हम कहेंगे ऑन द सिस्टम। तो देखिए मैं डिटेल में जो साइन कन्वेंशन, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, तो आपको पहले तो साइन कन्वेंशन सीखना है। पहले पूरी क्लास अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था और उसमें साइन कन्वेंशन मैंने जो बताया इस पर फोकस कर। मैं रिपीट करूं एक बार? हाँ जी रिपीट करूं? वानी शर्मा, क्लियर हो रहा है सब? वानी। यस सर। अभिवंदन टंडन, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभिवंदन। नो सर, नो डाउट। अभिवंदन देख मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट लॉ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। फर्स्ट लॉ में जब हम हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे, हो सकता है हीट निकले भी आगे क्वेश्चंस के, तो हीट सप्लाई या रिलीज जो भी होती है डेल्टा क्यू, वो दो टर्म का सम होती है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू।
जिसमें डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू का साइन हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब हमारी हीट जो है, जब हमारी गैस जो है वो हीट को एब्सॉर्ब करेगी। इफ हीट इज एब्सॉर्ब डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव, नेगेटिव तब लेंगे जब रिलीज हो। इंटरनल एनर्जी हमें साफ साफ पता है कि F/2 nRT होती थी, तो अगर आपकी गैस का टेम्परेचर राइज हुआ है, डेल्टा यू इज पॉजिटिव, फॉल हुआ है देन डेल्टा यू इज नेगेटिव। और उसके अलावा वर्क डन का पहले मैंने एक फॉर्मूला स्पेशली बनाया है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज वर्क डन बाय द गैस, और उसका साइन कन्वेंशन है, अगर गैस खुद वर्क करेगी तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा, इफ वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल एजेंट है, तो वर्क डन का साइन नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट, एक बार बताइए, यहां तक क्लियर है सब चीजें? Yes, सर sir. तो सर हमें फिर फिजिक्स में सारे साइन कन्वेक्शन केमिस्ट्री के ऑपोजिट लेने हैं। देखो केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी उल्टा है, तो एक तरीके से बात दोनों सीधी कर रहे हैं। आप वहां शायद ये पढ़ते हो कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू, कुछ इस तरीके से। यस सर ये है। तो उधर जाके एक तरह से मैं भी सही हूँ, वो भी सही है। हाँ जी अनिरुद्ध नरोला, सही दोनों है अपनी अपनी जगह। देवांग गर्ग, सॉरी। यस सर। अच्छा देवांग, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमने फर्स्ट लॉ में 3 टर्म्स देखी हैं, कौन कौन सी 3 टर्म्स? इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। इन 3 में से बेटा कोई एक फंक्शन है, एक है जो स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन क्या होता है पहले तो, और उसका क्या यूज है? हाँ थोड़ा केमिस्ट्री में सीखा होगा। डेल्टा यू है स्टेट। डेल्टा यू, एग्जैक्टली, सौम्या ने बिल्कुल सही बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके, क्योंकि आगे क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम राइटिंग डाउन, मैं इसको क्लाउड में कर दूंगा। यस, इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी गैस सैंपल की, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, भूलना मत। अब स्टेट फंक्शन का मतलब है जो पाथ इंडिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन, एंड इट इज, यानी कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है, एंड इट इज path independent if initial and final state and final states are same but path has been different, then delta U यानी कि change in internal energy will be same for different paths। क्योंकि अगर आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम थी, भले ही आपने पाथ कोई भी फॉलो किया, इंटरनल एनर्जी का पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपकी स्टेट सेम है तो डेल्टा यू भी सेम आएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्टेट फंक्शन। इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्वेश्चन आप करोगे आपको रियलाइज होगा, और टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जस्ट स्टार्ट हुआ एक तरीके से, और मैं अभी इसी पे लौटूंगा जो अभी पिछली क्लास, अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी किया है, फिर हम इसके मिक्स करके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बना लें। आज थोड़ा थ्योरी पे ज्यादा फोकस किया है, इस सबको याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? फिर मैं CP CV सब करा दूंगा अगली क्लास के अंदर, सब हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं? चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। Thank you, sir. थैंक यू सर।